एंड वेलकम टू द फ्ला एस्पिरेंट पे आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। मैं आज जो है 31 से एमसीक्यू लेकर जो है 60 एमसीक्यू जो है कंप्लीट करूंगा दोस्तों। जो मैंने 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू जो है सीआरपीसी का बता चुका हूं। जो भी अभी वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो देख लें। फर्स्ट ये सेकंड जो है 31 से शुरू होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करूँगा कि अभी तक हमारे जो सदफ ला एक्सपीरियंस चैनल है अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों ये खासकर जो है यूपीएसजीएस, पीसीएसजे या बिहार जुडिशरी या झारखंड जुडिशरी या एमपी जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी के लिए बहुत ही मुफीद है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत मुफीद है। मैं इसके साथ जो है मेंस का भी क्वेश्चन पर डिस्कशन करूँगा और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो है तैयारी की जो रणनीति है किस तरीके से हमें जो बनानी चाहिए वो सारी चीज़ पर मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों ये खासकर ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही नॉलेजेबल फील होंगे। आपको मैं पहले से एक्नॉलेजमेंट दिलाना चाहता हूँ कि ये चैनल आपके लिए एक तरीके से रामबाण साबित होगा। दोस्तों आप विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मैं अब पहला क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ 31। ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कथन कब अभिलेखित किया जाएगा। अब 161 जो है कब शुरू होगा, जब 154 का एफआईआर शुरुआत होती है। 154 में जो है संज्ञेय अपराध होता है और अपराध होने के पश्चात जो है पुलिस क्या करती है, तो पुलिस जो है विवेचना के दौरान करती है कि जांच के दौरान करती है कि विवेचना से पूर्व करती है कि विचारणा के दौरान करती है। तो 31 का जो है ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान की यानी विवेचना के दौरान की जाती है। तो अब हम 31 का देखेंगे तो 31 का क्या दिखाएगा, 31 का डी दिखाएगा, यानी जो है ड्यूरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो है वो 161 का बयान को जो है स्टेटमेंट को क्या है वो रिकॉर्ड करेगा। ओके, और 162 में है वो रिकॉर्ड किए हुए जो स्टेटमेंट होते हैं उस पर जो है सिग्नेचर नहीं कराया जाता है। अब ये बात करता है ट्रायल के दौरान बात करता है ट्रायल कौन से होते हैं। चाहे ट्रायल की बात करता है, ट्रायल जो है 4 प्रकार के होते हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। तो ये जो है होते हैं विवेचना से पूर्व यानी विवेचना से पूर्व या जाँच के दौरान। तो जाँच के दौरान जो है जाँच के दौरान कोई मतलब ही नहीं निकलता है क्योंकि जाँच जो है न्यायिक अधिकारी करता है और एजुकेटिव मजिस्ट्रेट करता है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि 174 174 आप देखेंगे तो है रिपोर्ट ऑफ इंक्वेस्ट की जो है जांच कौन करेगा, वो मजिस्ट्रेट करेगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट 32 सीआरपीसी की धारा सत्र न्यायालय के समक्ष विचार की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता के धाराओं में उपबंधित है। अब आ गई कौन से मामले हैं, 262 से लेकर 265 तक तो क्या समिट ट्रायल है, 238 से लेकर 250 तक जो है ये क्या है सेशन ट्रायल है, 251 से 269 से जो है क्या है समन मामले से ट्रायल है, 225 से लेकर 237 तक जो है ये 238 से लेकर 250 तक जो वारंट मामले हैं और 225 से लेकर 237 तक जो है ये सेशन मामले हैं। तो इसका सही उत्तर 32 का जो है डी होगा। ओके, 32 का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है वो कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है। एजुकेटिव मजिस्ट्रेट की बात कर सकता है। एजुकेटिव मजिस्ट्रेट जो है कितने दिन तक डिटेन कर सकता है किसी को भी, जो है उसके क्या पावर्स हैं। तो ये बात जो है बताई गई है 167 सेक्शन में। कहाँ बताया गया है, 167 में बताया गया है कि कौन किसके पास कितना सज़ा है और कितना उससे जो है एजुकेटिव मजिस्ट्रेट कितने दिन तक रख सकता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट कितने तक डिमांड में रख सकता है। ये बातें जो है 167 में बताई गई हैं। तो पहला है कि जो है 15 डे है, 16 डे है, 19 डे है, तो अपराध पर निर्भर करता है। तो इसमें जो है एजुकेटिव मजिस्ट्रेट की जहाँ बात आती है वो केवल जो है 7 दिन तक 7 दिन से अधिक रह सकता है। यानी इसमें जो बात आती है मैक्सिमम आती है जो है 15, इसमें जो है 15 डे, उसके बाद में जो है 60 डे और 90 डे, और उसके बाद में जो है ये तीनों का जो काम है वो क्या है जुडिशल मजिस्ट्रेट का है, और 7 जो डे है वो जो काम है वो किसका है, वो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट का है। ओके, अब मैं 34 पे बात कर रहा हूँ
यदि अपराध क्या कह रहा है, ये अपराध जो है 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान किस परिसीमा काल के समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। अब कोई भी अपराध है, वो अपराध जो है 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान परिसीमा काल जो उसका जो है लिमिटेशन जो है पीरियड है, वो कितने दिन में ही मामले को संज्ञान लिया जाए। उसके बाद में अगर वो मामला लाया जाता है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। वो किसके जो है कितने दिन में है, 6 में है, 1 वर्ष है, 3 वर्ष है, उस में से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, 1 वर्ष के लिए, क्या है 1 ईयर के लिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट 35। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण, इसकी बात करता है, स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है। अब स्थानीय निर्देशन जो 133 है लोक निवेशन सर्जट मामले में, 145 है तो वो क्या कहता है कि जो है ब्रीच ऑफ लैंड हो, जल हो, वाटर हो, ये सारी चीज़ को बताता है। और 146 जो है दोस्तों, 146 जो है ये बात करता है कि लोकल इंक्वायरी जो है, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है ये जो आता है ये 146 है। तो सही आंसर 35 का क्या होगा, तो 35 का जो है ये भी नहीं होगा क्योंकि 146 जो है इसमें रिसीवर की बात होती है। 145 जो है वो क्या नाम है, जल डिस्प्यूट हो या लैंड डिस्प्यूट हो या वाटर डिस्प्यूट हो तो उस पर जो है डिस्टर्बेंस होता हो उसकी पीस के लिए। तो 133 क्या है जो है अर्जेंट मैटर में है, जो इसको क्या नाम है लोक न्यूसेंस हो। 139 है, ये सही उत्तर जो है 139 है, यानी सही उत्तर इसका बी है। यहाँ बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट जो है स्थानीय अन्वेषण यानी लोकल इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, तो कौन सा सेक्शन है 139 है, ये बी में बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अब लिखित कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं है। क्या है कि आवश्यक नहीं है, तो ये कहाँ बताया गया है, 164, 313, 161 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 31 का क्या बताया गया है, यानी 36 का जो है सही उत्तर क्या होगा, तो 36 का सही उत्तर है अगर कोई बयान 164 का बयान दिया जाता तो उस पर जो है हस्ताक्षर होता है या अंगूठा थंब जो लगाया जाता है, कुछ भी 164 का जो बयान होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होता है। और 313 का भी अभियान भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनता है या उसके बाद में सेशन जज भी सुनता है। और 161 में क्या ये पुलिस जो है पुलिस स्टेटमेंट लिखता है 161 में, तो यहाँ जो पुलिस का लिखा हुआ स्टेटमेंट है वहाँ सिग्नेचर करना जरूरी नहीं है, तो सही उत्तर होगा इसका सी होगा। ओके, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है। अब मुझे जो है 161 का बयान को रिकॉर्ड करना है तो साक्षी के रूप में किसे बुलाया जा सकता है, किसी भी पुलिस द्वारा किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो मामले की विवेचना कर रहा है, सिर्फ थाना प्रभारी द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब 161 क्या है कि एक पर्टिकुलर जुरिडिक्शन होता है और उस जुरिडिक्शन में क्या है, ये जो एरिया है इस एरिया का कौन सा आयु नियुक्त है, वो आयु जो है विवेचना अधिकारी है वो उसको क्या नाम है एविडेंसेस को कॉल करेगा, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जो 161 का जो है एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। तो जो मामले को जो विवेचना करना है वो पुलिस अधिकारी ही उसको बुला सकता है। तो 37 का सही उत्तर क्या है, बी है। ओके, नेक्स्ट है 38, न्यायाधीश जो लोक सेवक का अभियोजन में उपनिधित है। तो ये अभियोजन में जो है उपनिधित है तो कौन सा सेक्शन है, 179, 192, 197, 297। तो सही उत्तर क्या है इसका, सी है। इसका सही उत्तर क्या है, सी है। ओके, नेक्स्ट है, एक अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है। करेक्ट, एक अभियुक्त जो है अपने बचाव में क्या है, सक्षम साक्षी हो सकता है, कंपिटेंट विटनेस हो सकता है। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में बताया गया है, तो कंपिटेंट विटनेस के लिए क्या 312 में बताया गया है, 313 में बताया गया है, 315 में बताया गया है कि 316 में बताया गया है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो 39 का सही उत्तर है सी है, यानी 315 में जो है अक्यूज कंपिटेंट विटनेस जो है वो हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं 14, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 क्या है,
190(2) के अंतर्गत किसी भी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के लिए कौन शासक कर सकता है। यानी 190(2) के अंतर्गत जो है सेकंड वर्ग मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के लिए कौन कौन शख्स जो है एम्पावर्ड कर सकता है, शासक कर सकता है। ए उच्च न्यायालय, बी सत्र न्यायालय, सी मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो 40 का जो है अगर जो है फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास है तो इसके सबऑर्डिनेटेड में कौन आता है? सीजीएम आता है। तो सीजीएम ही जो है इसको एम्पावर्ड कर सकता है। तो सही उत्तर है मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट 41। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारणा कर सकता है? अब बात करते हैं कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है संक्षिप्त क्या है, ट्रायल कर सकता है। 260, 261, 262, 263। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 41 का सही उत्तर जो है बी होगा 261 में। ओके, इसका सही उत्तर जो है बी होगा 261 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट 42। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत को न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यानी जो है डीएम कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, इसमें तीनों में से कोई भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है 43। धारा 498 भारतीय दंड संहिता विधि के अपराध में संज्ञान किया जा सकता है। क्या है? 498 को जो है आईपीसी के अपराध में संज्ञान किया जा सकता है। ए पुलिस रिपोर्ट पर, बी पीड़ित व्यक्ति के परिवारवाद पर, सी पीड़ित व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन के परिवार पर। उपरोक्त में से सभी विकल्प सही हैं। तो उत्तर सही डी है, उपरोक्त में से सभी विकल्प सही हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन क्या है? ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य है तो अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं है। ये बात 315 में बताया गया है कि अभियुक्त सक्षम साक्षी बन सकता है। सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत गलत उत्तर देने पर अभियुक्त को दंडित किया जाएगा। ये बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अभागता एक मजिस्ट्रेट द्वारा और भागता दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य को दोष सिद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। दंड प्रक्रिया संहिता 320 के 8 अपराध क्षमा किए जाने पर उसका प्रभाव दोषमुक्त नहीं होता। अगर जो है अपराध को क्षमा कर दिया गया है तो उसका प्रभाव क्या हो? दोषमुक्त नहीं होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 44 का सही उत्तर है क्या है? सही उत्तर है कि कथन सत्य है। अब वो कथन सत्य है तो हमें सत्य देखना है। तो इसमें ऐसा लगता है कि सत्य कौन? अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं है। ये 315 में बताया कि सक्षम साक्षी हो सकता है, ये भी गलत है। अभियुक्त दंड प्रक्रिया 313 के अंतर्गत उत्तर देने पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है, ये भी गलत है। भागता मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट भागता दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो सही उत्तर दोस्तों सी है। इसका करेक्ट आंसर सी है। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(8) के तहत अपराध क्षमा किए जाने पर उसका प्रभाव दोषमुक्त नहीं होता, दोषमुक्त होता है, दोषमुक्त नहीं दोषमुक्त होता है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 45। यानी मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट सीजीएम दंडादेश दे सकता है। भाई सीजीएम दंडादेश दे सकता है तो कहाँ देता है? 29 में बताया गया है। 29 में क्या बताया गया? केवल जो है 7 वर्ष तक जो कारावास है उसमें जो है सीजीएम दंडादेश दे सकता है। ओके, तो सही आंसर डी है। अब बात करते हैं 46। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 ये उपबंधित करता है कि बिना वारंट व्यक्ति को गिरफ्तार के आधार पर एवं यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए हो तो उसको जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा का उपबंध अनुपालन का क्या प्रभाव होता है? यानी बात ये कह रहा है सेक्शन 50 सीआरपीसी सेक्शन 50 ये प्रोविजंस किया गया है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का जो ग्राउंड्स है वो आधार है पर यूँ यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध है, अगर वो जो अवेलेबल ऑफेंस है तो उसको जमानत का अधिकार को क्या है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। इस धारा में उपबंध का अनुपालन क्या प्रभाव पर क्या इफेक्टिव होगा? तो ए कह रहा है इससे संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी या निरोध अवैध नहीं होंगे। बी कह रहा है यदि इस धारा के उपबंधों को अनदेखा भी किया गया तो वो टूटी के बाद सुधारा जा सकता है। सी कहता है इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की निरोध अवैध हो जाएंगे
तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई तो बंदी प्रत्यक्षकरण संवेदन करने के लिए सामर्थ्य बना देंगे। डी कहता है ये मात्र एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है तथा इस धारा में बहुत से सावधानियां नहीं हैं। तो सही उत्तर क्या होगा 46 का? तो 46 का सही उत्तर जो है इसका सी है, यानी इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएंगे तथा गिरफ्तार व्यक्ति अपनी रिहाई तो बंदी प्रत्यक्षकरण संवेदन करने के लिए सामर्थ्य बना देंगे। तो सही उत्तर क्या है? सी है। अब बात करते हैं 47 की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में क्या बात करता है? 24 की धारा उपधारा 1 में जो है लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के शब्दों में पश्चात अंतर स्थापित किया गया। क्या किया गया है? एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, दो या दो अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक दोनों, और सी कहता है कम से कम 5 अतिरिक्त लोक अभियोजक। डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर है ए है, एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक। नेक्स्ट, जब कोई परिवारवाद मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है, जब कोई कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के आगे बढ़ते हुए परिवारवादी और गवाहों की परीक्षा आरंभ कर देता है, क्या है? एक स्टेप आगे बढ़ा और जो उसके गवाह हैं उसके परीक्षा वो आरंभ कर देता है, तब मजिस्ट्रेट का काम निम्न में से कौन सा है? अब कौन सा है? तो ये कहता है ए है अन्वेषण है, बी परीक्षा पूछताछ, सी परीक्षण, डी कहता है बी सी दोनों। तो सही उत्तर क्या है 48 का? बताइएगा। 48 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा 48 का? तो बी होगा परीक्षा पूछताछ। तो सही उत्तर क्या होगा? बी। ओके। नेक्स्ट है दंडाधिकारी विचारण के दौरान, क्या है? जो दंडाधिकारी होता है विचारण के दौरान न्यायहित में समन मामलों को वारंट मामले में तब्दील कर देगा, यानी बदल देगा, ये अपराध दंडनीय हो। 259। तो क्या है? ए कह रहा है 3 वर्ष से अधिक, बी कह रहा है 2 वर्ष से अधिक, सी कह रहा है 1 वर्ष से अधिक, डी कह रहा है 6 माह से अधिक। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो 49 का सही उत्तर दोस्तों ये डी होगा, 6 माह से अधिक। ओके। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारणा कर सकता है? द्वितीय मजिस्ट्रेट जो है संक्षिप्त यानी विचारणा कर सकता है। सेक्शन 280, सेक्शन 261, सेक्शन 262, सेक्शन 283, 263। तो सही उत्तर क्या है 50 का? 50 का सही उत्तर है बी है, 261 में बताया गया। कहाँ बताया गया? 261 में। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत क्या है? 248(2) के अंदर क्या? दोषित या दंडादेश एक ही दिन दिया जा सकता है। क्या है? दोषित इमिनेट जो है क्या कहता है? जो है कन्विक्शन और दंडादेश एक ही दिन में दिया जा सकता है। बी कह रहा है दोषित या दंडादेश एक दिन ही नहीं दिया जा सकता है। सी कह रहा है ए बी दोनों सही है, डी कह रहा है ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों 51 का जो है सही उत्तर क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर है दोषित या दंडादेश एक दिन नहीं दिया जा सकता है। क्या है? दोष सिद्ध हो गया है और उसके बाद दंडादेश सुनाया जाता है दोस्तों, दोनों अलग अलग होते हैं। ओके। तो सही उत्तर है इसका बी है। ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विचारण के दौरान तथा आरोप के विचारित किए जाने के पूर्व, क्या है? ट्रायल के दौरान और आरोप को जो है जो चार्ज है वो फ्रेम करने के पूर्व जो है यदि क्या है कंप्लेंट यानी परिवारवादी नियत तिथि से को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता तो तब मजिस्ट्रेट से अभिमुक्ति को क्या है उन्मोचित कर देगा, मामलों को अग्रसित कर देगा कि दोषमुक्त करेगा। उपरोक्त में से सभी 249 में जो है क्या कहा गया दोस्तों? 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसे क्या है उन्मोचित कर सकेगा। क्या कर सकेगा? जो है अगर वो कंप्लेंट उपस्थित नहीं है तो अभियुक्त को क्या करेगा? 249 में जो है क्या कर देगा? उन्मोचित कर सकेगा। ओके। नेक्स्ट है 53। गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार अब निर्धारित किया गया है। यानी क्या बात कर रहा है? गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने का अधिकार अब निर्धारित किया गया है। वो कौन सा केस है? तो कहता है MCS राव बनाम मैसूर राज 1972 क्रिमिनल लॉ जनरल
405 बी कह रहा वर्गीज जॉन बनाम कैरल राज 1995 KLT 374। सी कह रहा खत्री बनाम बिहार राज 1981। सुप्रीम कोर्ट SC 67 में कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज 2012 4SCC 1 में। तो सही उत्तर इसका क्या है 53 का। तो 53 का सही उत्तर क्या है दोस्तों, 53 का सही उत्तर है सी है, खत्री बनाम बिहार राज 1981। ओके, तो इसका सही उत्तर है सी। अब बात करते हैं 54 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अधीन समझौता समन का प्रभाव क्या होगा। अब ये बात कर रहा है कि 1973 में 320 के दिन अगर कोई समझौता या समन का क्या प्रभाव होगा, उन्मोचन होगा, दोषमुक्त होगा, निर्मुक्त होगा, उपरोक्त में सभी। तो 54 का सही उत्तर क्या है, उन्मोचन होगा, तो ए है सही उत्तर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद में यह अब निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय पोटा अभियुक्त की जमानत याचिका को तब स्वीकार नहीं कर सकती है जब तक कि विशेष न्यायालय द्वारा खारिज न कर दी गई हो। क्या बात करता है कि किस केस में ये डिटरमाइन किया गया है कि उच्च न्यायालय पोटा अभियुक्त की जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती है जब तक कि विशेष न्यायालय द्वारा खारिज न कर दी गई हो। अब ये कह रहा है गुजरात राज्य बनाम S.A. शेख में, बी कह रहा है महाराष्ट्र राज्य बनाम S.K. डुंडे में, सी कह रहा है गुजरात राज्य बनाम संतोष कुमार में, डी कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम S.L. श्रीवास्तव में। तो सही उत्तर क्या होगा 55 का, फटाफट बताइएगा। तो सही उत्तर दोस्तों है गुजरात राज्य बनाम S.A. शेख, तो सही उत्तर है इसका ए है। ओके, अब नेक्स्ट है 56 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के लिए एंटीसेप्टरी बेल के लिए आवेदन निम्न अपराधों में किसके लिए दिया जा सकता है। तो कहता है क्या है, जमानती अपराध के लिए, गैर जमानती अपराध के लिए, संज्ञेय अपराध के लिए, क्या संज्ञेय अपराध के लिए। तो इसका सही उत्तर है 56 का क्या है दोस्तों, तो 56 का सही उत्तर है गैर जमानती अपराध के लिए। ओके, बी। अब बात करते हैं 57 इन 3 वर्ष से अधिक काल के लिए दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा यदि व्यतीत हो गया हो। क्या होगा, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष कि 4 वर्ष। तो 57 का सही उत्तर क्या है, सी है 3 वर्ष। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट है 58 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से किस धारा में परिसीमा काल के प्रारंभ की तारीख बताया गया है। तो 467 है, 468 है, 469, 470। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो 58 का सही उत्तर है सी है 469। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट है 59 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में उच्च न्यायालय किसी भी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है। किसी भी मुकदमे का विचारण क्या है, किया जा सकता है। तो किस सेक्शन में बताया गया, 407 में, 474 में, 483 में उच्च न्यायालय के समझ विचार नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों 59 का, बताइएगा फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 59 का सही उत्तर जो है बी है, क्या है 474 के अंतर्गत। ओके, अब बात करते हैं धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों का रिमांड दे सकता है। यानी 167 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों तक जो है रिमांड दे सकता है, अभी आपको बताया है, तो केवल 7 दिन है। 15, 60, 90 का खेल है दोस्तों, सजा और अपराध किस नेचर का उसका खेल है। तो दोस्तों मैं आज यहीं से आपसे जो है इजाज़त चाहता हूं। मैं कल फिर जो है आपके सामने जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का जो है MCQ लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। दोस्तों हमारे चैनल को है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, मैं अलविदा कह रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।